धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हाँ, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश दुनिया नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खास तौर पर। और आजकल बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी, सीज फायर और सीज फायर के बाद पैदा हो रही कूटनीति या राजनीति, जो भी कुछ है, उससे आपको रूबरू कराने की कोशिश में। और इन तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ जाते हैं रोजाना कृष्ण कांजिया निके जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। मारामारी के इस दौर में चारों तरफ जब खबरें आ रही हैं कि फला देश ही हथियार खरीद रहा है, फला देश अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है, उस दौर में जो नए पॉप बने हैं उन्होंने दुनिया के देशों से अपील करी है कि वो हथियार बनाना छोड़ दें। क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा? खैर, इन जो नए पोप बने हैं, ठीक है, जो भी इनका आह्वान है उसका समर्थन तो हम लोग करेंगे ही, क्योंकि हम लोग युद्ध के विरोधी हैं और कहीं से भी आर्म इंडस्ट्रीज के पक्ष में नहीं खड़े। वैसे मैं इतना कहना चाहूंगा कि फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है, खासकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और उसके बाद से दुनिया में जहां जहां भी नाजी और फांसी ताकतों के खिलाफ लड़ाई चल रही थी और अन्य देशों की स्वतंत्रता के लिए भी चल रही थी, तो उस समय चर्च के जितने भी बेसेस थे यूरोप वगैरह में, वह आम जनता के साथ मिलकर भी उनको मदद करते थे उनके संघर्ष में। अब वो स्थिति नहीं रही। हालांकि उस समय भी ये लोग कहीं से भी विज्ञान के उस हद तक पर नहीं जा सके जहां से कि धर्म का विरोध करें, दुनिया के एक निर्माता के का हम खंडन कर सके, उतनी शिक्षा भी संभवतः नहीं थी। आज जो है वह स्थिति नहीं है, फिर भी इनके वक्तव्य का स्वागत है। जी चलिए अब चलते हैं रूस और यूक्रेन की ओर। तुर्की में एक बड़ी मीटिंग हुई, खूब हो हल्ला मचा हुआ था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुईया। बस सिर्फ इतना तय हुआ कि भैया 1000 युद्ध बंदी तुम हमारे छोड़ देना और हम तुम्हारे छोड़ देंगे, लेकिन कब छोड़ेंगे ये भी क्लियर नहीं है। खैर, युद्ध बंदियों की अदला बदली होती रही है, स्पेशली डेड बॉडीज की भी काफी मात्रा में इनका जो भी रहा करते रहे हैं, और इसके बीच में कतर, कई बार बेलारस और दूसरे देश आते रहते हैं। इसका एक खूबी यही हुआ कि दोनों देश के प्रतिनिधि, और वो बहुत निम्न स्तर के, निम्न नहीं करना चाहिए, बहुत लोअर लेवल के नहीं थे। डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर, डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर दोनों तरफ से आए हैं, इंटेलिजेंस के टॉप लीडर पहुंचे हुए हैं, और वह भी किसी तीसरे देश में जहां के खुद उसके प्रतिनिधि थे, और दुनिया की सारी निगाहें थी वहां पे, चाहे वो ट्रंप रहे हो, चाहे E3 के जो भी बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति रहे हो। और जैसे ही यह अनाउंस हुआ कि यह वार्ता असफल हो गई, जिसकी असफल होने की पूरी संभावना थी, चमत्कार की हालांकि कुछ उम्मीद था कि शायद हो जाए, और ट्रंप का भी कहना था कि यदि कुछ भी होता है तो मैं भागा भागा वहां पहुंच जाऊंगा, लेकिन ऐसे हुआ नहीं। तो उसके बाद से ये लोग अल्बानिया में जाके मिलते हैं और बातें करते हैं। इसके बाद भी जहां तक देखें, इंग्लैंड के या दूसरे देशों के फॉरेन मिनिस्टर या इनके इंटेलिजेंस मिनिस्टर वहां जाके तुर्की में धरना लेकर बैठे हुए हैं, हर क्षण क्षण बातें कर रहे हैं। वैसे पूरी की पूरी वार्ता जो हुई सो 2 ही घंटे की हुई, और यह नहीं चाहते थे यूरोपियन यूनियन, नेटो के टॉप लीडर्स कि युद्ध हो। वैसे बहुत तरह के जो एनालिसिस किए जा रहे हैं, उसमें यह कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं से नैतिक जीत हुई है रूस की। हालांकि अभी इस नैतिक जीत का क्या मायने है, नहीं मायने है, या अभी मेरे लिए थोड़ा जल्दी होगा, और आने वाले समयों में देखते हैं क्या होता है। जी, मैं 2 चीजें समझना चाहता हूं सर। एक तो पुतिन ने ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई, इसके पीछे क्या वो टेस्टिंग करना चाहते थे कि ट्रंप की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है? दूसरा, क्या ट्रंप को ये लगा कि अच्छा मुझे बाईपास करके डायरेक्ट बात करोगे, मैं तुम्हारी मीटिंग सक्सेस ही नहीं होने दूंगा, क्योंकि जो जमीन का मामला है, जो इलाके का मामला है, क्षेत्र का मामला है, उसे रखना और उसे छोड़ना, रूस और यूक्रेन में सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है ना सर। अभी जहां तक ट्रंप की बात लगती है, यानी अमेरिकी साम्राज्यवाद की बातें करें, और उसका डीप स्टेट है, यानी वह बड़े बड़े पूंजीपतियों, धनाढ्यों के बीच और सत्ता के बीच जो काम कर रहा है, ऐसा लगता है कि इस युद्ध को और नहीं खींचना चाहते हैं। मिडिल ईस्ट की बात अलग है, दूसरे युद्ध की छोड़ दे। सूडान में भी युद्ध की
जो भी स्थिति थी वहां सरकारी और जो तथाकथित विद्रोही उनके बीच में संघर्ष बढ़ रहा है, उनके पास ड्रोन भी पहुंच रहे हैं, जो विपक्षी यानी ये अमेरिका फ्रांस उनको पूरे आर्म सबमिशन दे रहा है। जहां तक पुतिन की बात है, पुतिन ने पहले से भी कहा है, उनकी कुछ शर्तें हैं। 2 घंटे के अंदर में इनके प्रतिनिधियों ने मांग की कि उन 4 राज्यों से तुम अलग हट जाओ, जहां तुम कब्जा किए वो भी हट जाओ, क्रीमिया को तो भूल ही जाओ, और जिसपे हमने नीचे में करसोम यानी निपर रिवर के जो पूर्व में जो ऑलरेडी रूस के कब्जे में है, और एलपीआर डीपीआर के साथ साथ जो भी उनका क्षेत्र हो तो भूल ही जाओ। जापोरिजिया के जो अन्य क्षेत्रों में जो तुम्हारा कब्जा उसको भी पीछे हटो, तुम अपना निरस्त्रीकरण करो यानी शस्त्र से हटो, और यह वादा करो कि नेटो में नहीं जाओगे, और नेटो के सैनिक यहां पे आके देखभाल नहीं करेंगे, बीच में शांति सेना का काम नहीं करेंगे। और वह जब नहीं माने तो 2 घंटा को उठ के लो चल दी, छोटी छोटी बातें हुई। तो इस हिसाब से अमेरिका केवल देख रहा, उसने अपने ताश के पत्ते गोटी, वो क्या चौरस या पहले खेलते थे, वो महाभारत में आता है कि फेंकते थे कुछ होता था, मैं वो खेल खेला नहीं हूं, खैर जो भी है, तो उस तरह की खेल खेला। शकुनी खेलता था, भांजे भांजे करके हाथों से रगड़ रगड़ के फेंकता रहता था, भांजे भांजे करके। बिल्कुल, मैं 7वीं क्लास में, हमारे समय बोर्ड होता था, तो एग्जाम देने के बाद से 1-1.5 महीने जो मौका मिला था तो मैंने महाभारत पढ़ा था उस समय। क्या तो ये अपने अपने ये लोग उसमें सिक्के भेज रहे हैं, और रिंग के बाहर में, अंदर तो बेचारे सेना लड़ ही रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, मरा रहे हैं, बाहर में खड़े होकर देख रहे हैं क्या हो रहा है, किस पे कितना दांव लगाया जाए, ये सब गतिविधियां चल रही हैं। और जहां तक डिप्लोमेटिक वो की बात है, पूरी दुनिया में स्पेशली यूरोप में बहुत जबरदस्त भयानक रूप में, इसकी पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। देखते आगे ऊंट किस करवट बदलता है। जी, यूक्रेन में जो अमेरिका का राजदूत है वो ट्रंप के कहां खिलाफ हो गया सर? ये राजदूत थी, मतलब महिला है। अच्छा, उनका कहना है हाँ कि पिछले 2 वर्षों से, नाम मैं भूल रहा हूं, जो भी उनका नाम हो, कोई ब्रिंग करके है, तो मिसेस ब्रिंग या मिस ब्रिंग जो ही कहें, इनका कहना है कि जो शुरुआती दौर से आंदोलन है, जब युद्ध हुआ तब रूस ने आक्रमण किया, रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया है, नेटो का इसमें कोई रोल नहीं है, और हम रूस के खिलाफ लड़ रहे थे, अमेरिका साथ दे रहा था। ट्रंप के आने के बाद हो गया है, और जिस तरह से ट्रंप दरकिनार कर रहे हैं अपना आप को, अमेरिका हट रहा है, लग रहा है कि अभी यूक्रेन हार रहा है, या मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं आगे एम्बासडरशिप नहीं करूंगी, और ये छोड़ के हट रही हैं। इनका खैर यूक्रेन की तरफ से तो बहुत इनका धन्यवाद दिया जाएगा, सब काम किया जाएगा, लेकिन ये होता क्या है कि ये दक्षिण पंथी पूरे के पूरे मसला को एक साथ देखने में असमर्थ है। पहले क्या हुआ, उसका क्या संबंध रहा, आगे क्या बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए भारत में पहले जो कांग्रेस ने किया, उससे कि कंधों पे भाजपा का यह फांसीवादा है, वो अचानक नहीं आया कि पूरी जनता को अपने कब्जे में कर लिया, स्टेट को कब्जे में कर लिया, कांग्रेस को दरकिनार करके, ऐसा नहीं। आखिर 1990 के बाद से, खासकर 1999 के बाद से नेटो की पूरी ताकतें यूक्रेन में फैल रही हैं। 2014 में वहां पे एक तरह का आंदोलन करवाते हैं बाहर से, $3 ट्रिलियन देख के ओबामा ने वहां पे मिस ओलैंड या जो भी नाम है, लूनार्ड, जो मैं भूल रहा हूं, नुलांड, उनके मदद से करवाते हैं, गोली चलवाते हैं, सब कुछ तमाशा करते हैं वहां पे। तो ये सब देखने में असमर्थ है। हो सकता है झूठ बोल रही हो, या हो सकता दिमागी यहीं तक है, यानी कुएं की मेढक वहां पे, इसलिए बहुत हताहत है बेचारी, इसलिए कह रहा हूं कि हताहत है, और इन्होंने ये छोड़ दिया। जी, चलिए, कम से कम यूक्रेन तो इनका मजस्समा लगा ही देगा अपने यहाँ पर, बड़ा ऐतिहासिक काम इन्होंने कर दिया उसके लिए। अमेरिका चलते हैं अब, और वहां पर जो सबसे बड़ा अपडेट है वो है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया ट्रंप को। फिर उसके बाद ट्रंप ने कहा कि मुझे जनता ने जिस काम के लिए चुना है, जज मुझे वो करने नहीं दे रहे हैं। जनता ने जिस काम के लिए चुना है, ठीक है, अच्छी बात है। 1978 का वह जो एलियन एक्ट है, उसके आधार पे भगाना चाहते हैं, खासकर वेनेजुएला के लोगों को जो यहाँ पे दशकों से रह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने अंततः, जैसा आपने कहा, उस पर रोक लगा दिया कि आप इस तरह से बिना बताए हुए
बिना उनको मौका दिए हुए और केवल इस आधार पर कि वेनेजुएला को आप बाहर फेंक रहे हैं, तो यह इस पर रोक लगाया जाता है। और इस पे इनका कहना है कि कोर्ट जो है इनके जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के काम में बहुत दखल दे रहा है और ये ऐतिहासिक गलतियां हैं वगैरह वगैरह, शोर मचा रहे हैं। यानी इनकी वैसे ही कोशिश होगी या शिक्षा ले रहे होंगे कई अन्य देशों से जहां किया जा रहा है, जहां की सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ पूरे न्यायालय व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया है या करने की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे यूक्रेन है। इसराइल में तो खैर लाखों लाख वहां नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, लेकिन कुछ हद तक ही है। बाय द वे इंडिया में भी चल रहा है, और वहां पे कोई एक जस्टिस बेला त्रिवेदी है जो हाई कोर्ट से रिटायर की है, और इनके खिलाफ मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं तो इनको बहुत दुत्कारा जा रहा है कि यह कहीं ना कहीं से, यह पहले वकील थी नरेंद्र मोदी के, वहां पे इनके पक्ष लेती थी, और जो भी केस ऐसा होता था उस समय के जो चीफ जस्टिस थे हमारे, उनके जो भी ऐसे केस आते थे इनको दे देती थी और पता होता था कि क्या वर्डिक्ट होएगा। 100% जो है इस फांसीवादी सत्ता के देती थी, और इसलिए वकीलों ने इनको जाते वक्त में ना इनके सलाम दुआ की, एक जो फेयरवेल पार्टी हो तो वो भी नहीं दी। तो अभी के जो चीफ जस्टिस है वो उससे नाराज हैं, कहते हैं अमान्य है, यह स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्या करेंगे, स्वीकार नहीं करके बात अलग है। हमारा नहीं मूड बन रहा है कि हम आपको बुला के आपकी खातिरदारी करें और आपके पक्ष में बहुत बड़ी बड़ी बातें करें, लेकिन यह छोटा सा उदाहरण दिखाता है, उन उदाहरणों की तुलना में काफी बड़ा है कि एक दो वर्डिक्ट आता है, हमारे लोग कूदने लगते हैं कि देखो यह हमारी डेमोक्रेसी, हमारे जुडिशरी सिस्टम है, बल्कि दिखाता है कि पूरा का पूरा जो आधार है वो उसमें पूरा घुन लग चुका है। जी, लेकिन अभी अमेरिका में साफ साफ एक चीज तो दिख रही है सर, कि ट्रंप का जो भी व्यवस्था बनाने की कोशिश की जा रही है उसके सामने वहां की अदालतें डटकर खड़ी होगी, हमारे यहाँ की तरह काम नहीं कर रही है वो। केवल अदालत नहीं, वहां की पत्रकारिता देखें, और इसके बावजूद कि उन ऐसे लोगों को पकड़ के जेल में बंद किया जा रहा है, वहां के जनता की आवाज देखिए, चाहे वो बाहर के हो अंदर हो, फिलिस्तीन के समर्थन में। क्योंकि वहां के जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है, पूरा का पूरा अमेरिका एक साम्राज्यवादी देश है, और जितना आतंक इसने पूरे दुनिया में फैला रखा है, जितने युद्ध किया बात अलग है, लेकिन अंदर के लिए इन लोगों ने, हालांकि वहां भी काले गोरों का भेद है, रेसिज्म काफी हाई है, इसके बावजूद भी ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एक खास लिमिट में बहुत सशक्त हैं, और उस पर आप चोट करेंगे तो ये पूरी बौखला के पूरी ताकत के साथ काउंटर अटैक कर रहे हैं। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कालों को भगा रहे हैं और साउथ अफ्रीका से गोरों को लाकर अमेरिका में शरणार्थी बना रहे हैं ट्रंप। अब सोच लीजिएगा क्या चल रहा है। खैर, अब रुक कर लेते हैं गाजा और मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों का। और यहाँ जो बड़ा अपडेट हमारे पास आ रहा है वो ये कि गाजा में जिस तरीके का कत्लेआम पिछले 3-4 दिनों से मचाया इसराइल ने, और ऑपरेशन का एक नया नाम भी दिया है, और ये सब तब किया जबकि ट्रंप यहाँ मौजूद रहे। एक तरफ ट्रम्प जो है बात करते रहे कि हाँ मैं समझ रहा हूं वहां पे लोग भूखे हैं, उससे मौत हो रही है। दूसरी तरफ आज ये भी खबर छपी है कि अब यहाँ के लोगों को लीबिया ले जाकर बसाया जाएगा, और उसके बदले में लीबिया के जो करोड़ों रुपए जब्त पड़े हैं डॉलर के रूप में, उनको रिलीज कर दिया जाएगा। देखिए, लीबिया पर तो मैं बहुत कुछ बातें कर सकता हूं, लेकिन एक ही चीज ना कहूंगा कि इसके बावजूद कि कर्नल गद्दाफी थे, इनका खजाना का एक हिस्सा वह अमेरिकी बैंक में क्यों था? भारत में भी है। हमारे अभी के प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि जब आएंगे तो जो भी ब्लैक मनी है लाएंगे, और जिसका जिसका ब्लैक मनी एक्सपोज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाकर दुनिया को दिखाएंगे, क्योंकि उस समय के कांग्रेसी सरकार नहीं कर रहे थे, वह सब टाटा फुस हो गया। खैर, अब इनकी पूरी कोशिश है, जो भी है इनका, ये मिडिल ईस्ट के दौरे पे गए, 3 दिन के दौरे पे गए, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों, ट्रिलियन डॉलर में वहां का निवेश, यानी वहां की जनता का जो भी था, वहां की जो प्राकृतिक संसाधन है उनको लूट कर लिया है। बहुत खुश है, गदगद है, इन्होंने इतिहास बनाया हुआ। अमेरिका ने एक झटके से इतना नहीं लूटा था। इसके बावजूद इनका जो एक क्रेडिट जो होता है इनका, ये है इनका मूडीज का जी क्रेडिट रेटिंग, ए से घटा के ए और 1 या कुछ ला दिया, उसे नीचे कर दिया। यानी अमेरिका जो क्रेडिट देता है लेता है, उसे विश्वास नहीं किया सकता। यानी जो बॉन्ड बना के दुनिया में बेचते हैं उस पर डाउट होगा कि इसको खरीदे कि ना खरीदे, वापस पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे लीबिया का इन्होंने लूट लिया, वेनेजुएला का सोने का खजाना इन लोगों ने इंग्लैंड में लूट लिया। और ये सब तमाशा जो है कि हम डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं, हम शांति के लिए कर रहे हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं,
इसके बावजूद कि इन्होंने कहा कि जो गाजा में हो रहा है वो असहनीय है, मैक्रोन ने भी इस चीज को दोहराया, यूरोपियन यूनियन कर रहा है, लेकिन जी गाजा में वो सारी चीजें हो रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर में नया युद्ध शुरू कर दिया है नेतान्याहू और उनके सैनिकों ने, और जी उसमें 300 के लोग मारे गए, जिसमें 70-75 बच्चे हैं। जी। एकदम खुलेआम जनसंहार, ऐसा जनसंहार जिसका कोई ठिकाना नहीं। और यह सब चीजें हो रही है, और इनका असली चेहरा परत दर परत अब सामने आ चुका है। ऐसा नहीं कि आएगा, आ चुका है। जी। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। इसी से मिली जुली खबर है, माइक्रोसॉफ्ट को क्यों सफाई देनी पड़ रही है कि उसने इसराइल को लोगों का कत्ल करने के लिए अपने एआई का इस्तेमाल नहीं कराया। माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ एक पत्रकार, तो मतलब उन लोगों ने, एसोसिएट प्रेस ने एक निकाला था और बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट के जो भी ऐप हैं और जो नए वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उनका इस्तेमाल इसराइल कर रहा है, और उसका इस्तेमाल वह उन हर चीजों में कर रहा है जिससे कि जो जनसंहार हो रहा है उसमें हिस्सा हो रहा है। यानी माइक्रोसॉफ्ट की भी उसमें कल्पेबिलिटी, यानी उसमें शामिल है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, प्रोफेशनल सर्विसेज हो, यानी उनके बंदे बैठे वहां से जो भी इंफॉर्मेशन लाखों लाख में वहां से इसराइल से आ रहा है उसको प्रोसेसिंग करके बता रहे हैं। एज्यूर क्लाउड सॉफ्टवेयर है, आर्टिफिशियल तो बताया ही बताया। ट्रांसलेशन, यानी वहां की जो भाषा है उसका पूरा का पूरा ट्रांसलेशन कराने के, और ड्रोन्स जो नहीं कर पा रहे हैं वो सारे के सारे चीज कर रहे हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने दिखाने के लिए कि भाई नहीं, ऐसा नहीं है, हम बता देते हैं कि क्या हो रहा है, और साथ साथ दो लाइन जोड़ा। एक तो यह कहा कि जो वहां जनसंहार हो रहा है उसमें हमारा हाथ नहीं। सब कहते हैं हमारा हाथ नहीं, इसराइल भी कह रहा है जनसंहार में हमारा हाथ नहीं, कोई जनसंहार नहीं हो रहा है। जी और नंबर टू कह रहे हैं कि हमने जो एप्लीकेशन दिया है, जो एंड यूजर है यानी जो इस्तेमाल करने वाला है, उसका क्या इस्तेमाल कर रहा है वो हमें नहीं पता चलता। हम कैसे कहें कि वो क्या कर रहा है? हम्म। इतना बड़ा झूठ बना के, बवंडर बना के, और बता रहा है दुनिया के, देखो हमारा चेहरा कितना सीधा साधा, हम कहां इसमें शामिल है, कुछ मुनाफे के लिए काम कर रहे हैं, यह तो पूंजीवाद का एक हिस्सा है। जी। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं जो हमारे पास आ रही है आईसी से जुड़ी हुई। जो यहाँ के प्रोसिक्यूटर हैं मिस्टर करीम खान, उनको छुट्टी पर भेज दिया गया है। लगता है जो उनके खिलाफ परपंच रचे जा रहे थे उसमें कामयाब हो गया इसराइल कुछ हद तक। जी हाँ, इसराइल कुछ हद तक कामयाब हो ही गया है। और हालांकि इस बीच में कार्रवाई जारी रहेगी, इनके जो दो डिप्टी हैं वो इनका काम करेंगे, और उन्होंने खुद कहा कि यह जरूरी है, चूंकि मेरे ऊपर आरोप लगा हुआ है इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा जूलियन असांजे की, हम्म हमारे सुनने वाले सारे इससे परिचित होंगे, जिनके खिलाफ कहा जाता है कि एक स्वीडिश महिला ने, या स्विट्जरलैंड की जहां की हुई, ये कहा कि ये हमारे खिलाफ में यौन दुराचार इन्होंने किया, हम्म और इससे कारण इनके खिलाफ में वारंट इश्यू हुआ, इंग्लैंड में इनको पकड़ लिया गया। इनको लैटिन अमेरिका के एक देश ने, जहां की ये नागरिक थे जो भी था, उनके दूतावास में गए, मूलतः ऑस्ट्रेलिया करने वाले हैं, और उनको रखा, लेकिन बाद में अमेरिका और इंग्लैंड के दबाव से इनको पकड़ लिया गया, और वहां से उठा के यहां लाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि इन्होंने, अमेरिका ने जो भी जिस तरीके से अत्याचार किया था, घिनौना काम किया था इराक में, उसको एक्सपोज कर दिया था। हम्म लेकिन जब अंततः बाइडेन जाते जाते, या इस समय जब हुआ तो इनको जो माफ कर दिया गया, वो महिला गायब हो गई, ये ऑस्ट्रेलिया हम्म वापस आ गई। हम्म उस दुराचार का क्या हुआ? इस महिला का भी कहते हैं, जो 30-31 साल की है, यहाँ काम करती है, कहती है कि पर हमें बुलाया था अपने उसमें, और मैंने ही कहा था कि मिलना चाहती हूँ जो इसराइल में हो रहा है, क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम महिला हूं, और इसराइल जो कर रहा है उसके खिलाफ यह बनता है कि मैं आपसे बात करूं। हम्म और उसके बाद से आई, अब आरोप है कि उसके बाद से बार बार जाती रही और बार बार वो यौन उत्पीड़न करते रहे। हम्म देखिए कितना बड़ा गड़बड़ है, तुम बार बार जा क्यों रही थी फिर? हम्म यदि जबरदस्ती हो रहा था तो, शादीशुदा है, मां भी है, ये सब है। और मुझे लगता है कि इन्हें फंसाया गया है, और इसमें इसके बावजूद कि इसराइल और अमेरिका दोनों का हाथ है, खुलेआम रूप से इन्हें कहा गया था कि हम छोड़ेंगे नहीं, इनके अगेंस्ट बहुत सारे बंधन भी लगाए गए थे, जी लेकिन अभी ये दरकिनार हो गए हैं, और उनकी कुछ ना कुछ हद तक सफलता देखते हैं। अभी हम्म। जो वारंट इश्यू हुआ उसका क्या होता है। जी। चलिए अब चलते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच चल रही तनातनी की। और यहाँ जो पहला अपडेट है वो है ट्रम्प बाबा के हवाले से। बार बार अपने बयान बदलने के आदी हो चुके ट्रम्प एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने मिडिल ईस्ट का दौरा करने के बाद अमेरिका वापस लौटते इंटरव्यू दिया और फिर कह दिया कि भैया मैंने धंधे को आधार बना के पाकिस्तान और भारत के बीच में जंग रुकवाई है।
पहली बात ये कि ये नेता जो हैं कितना भी पढ़े लिखे हों, बड़ी शांत चेहरा बना कैसे बोलता है, कोई उत्तेजना जैसा चीज नहीं होती, इसीलिए जनता इससे फंसती है। दूसरा चीज कि ट्रम्प की जो बात है वह, इसको यदि आधार लेके बार बार बोलते हैं, इसका मतलब है कि भारत के ऊपर वो दबाव डाल रहे हैं, और अंदरूनी रूप से चाहे वो ट्रेड या टैरिफ वॉर हो या बहुत सारे ऐसी भी चीजें हो सकता है 250 मिलियन तथा कथित रूप से इन्हें मिला हो ताकि अदानी के खिलाफ जो केस चल रहा है बंद करें। ट्रम्प को लग रहा है एक और मिलने की संभावना है तो खींचो। वह एक व्यापारी है, बहुत धूर्त व्यापारी है, वो छोटे मोटे व्यापारी नहीं है, इसलिए कि उनके पास अमेरिकी फौज, अमेरिकी पावर, अमेरिकी इंटेलिजेंस सब कुछ है, और उनके अधीन में ये हमारे जैसे लोग, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, भारत हो, अभी मैं भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहा हूं, हम जाके उनके पैर पड़ते हैं तो और भी शामिल हो रहा है। उसके मन में दर्द दया जैसी कोई चीज नहीं है। यदि दर्द दया होती तो वह जो गाजा पट्टी में जो जनसंहार चल रहा है और वहां से फिर से 2 मिलियन यानी 20 लाख लोगों को उठा के, मतलब मजाक बन गया है, कभी वह उनको अफ्रीका के देश में भेज रहे हैं, उधर में सूडान वगैरह में भेज रहे जॉर्डन हैं, और मिस्र की बात करें, कभी कह रहे हैं जॉर्डन और मिस्र भेजेंगे। जी जी, और उसके बाद सभी लीबिया में भेज रहे हैं। तो यह इंसान जो है पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। ये तो छोटी मोटी भारत है, उससे मोदी को कष्ट हो जाए थोड़ा मोड़ा, सामाजिक या पॉलिटिकल रूप से थोड़ा लोग हंसते विपक्ष के, बस वहीं तक शामिल, इससे अधिक कुछ होने वाला नहीं है। जो उनके भक्त हैं वो बड़ी खुश इन छोटी चीजों से घबराते नहीं है। जी, लेकिन लगता है जिस बंदे का फायदा होना है उसका हो रहा है। खबरें चल रही हैं कि अडानी का चाइना से कोई संबंध, फिर से कोई समझौता हो गया है। वह पूरा पता नहीं चल पा रहा है। एक तो यह है कि कहने के लिए अदानी ने, जो आप एयरपोर्ट पे जाए तो वहां पे लाउंज होता है, आपके पास खास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है बैंक से है, तो ये बैंक वाले आपको सुविधा देते हैं ताकि उनके क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, जो पॉइंट बनते हैं उस लाउंज में जाके आप खा पी सकते हैं, आधा 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपका वेटिंग टाइम है उसके अंदर में। तो अदानी लाउंज ने अधिकांश एयरपोर्ट में बनाए, अच्छे खासे बनाए उसने, इसमें संदेह नहीं है, और हायर मिडिल क्लास के लोग जाते हैं। तो उसमें चाइना, ये नहीं, चाइना नहीं, इनका चीनी कंपनी के साथ था, चाइना के साथ था, ड्रैगन पास, और ये पास लेके जा सकते थे। तो अभी अडानी ने अपना गुस्सा दिखाया कि ड्रैगन पास से लेके आप अडानी का जो लॉन्ज नहीं जा सकते। कोई अंतर नहीं पड़ता उससे, बड़ा माइनर सा छोटा सा चीज है। लेकिन बाकी जगहों में जहां तक पावर का कुछ है, अडानी पावर कुछ है, मैं इसके बारे में निश्चित नहीं हूं क्योंकि कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। जी, तुर्की की कंपनी को जो रोका गया है काम करने से एयरपोर्ट पर, वो जो हाईकोर्ट चली गई है, उसमें क्या होगा सर? उसमें देखते हैं हाई कोर्ट क्या कहता है, क्योंकि अचानक भारत सरकार ने उसको कैंसिल कर दिया, वह भी एयरपोर्ट के डेवलपमेंट का जो भी था, और केवल इस आधार पे कि तुर्की जो है सो पाकिस्तान का साथ देता है। तो जो इनिशियल जो क्लॉज होगा, जो बहुत सारा लंबा होता है, 8-10 पेज का होता है, और उसमें बिना इनको वार्निंग दिए हुए, बिना एक्सप्लेनेशन मांगे हुए आप कैंसिल करते हैं, तो प्रोबेबली हाई कोर्ट इनके साथ जाएगा। बट देखते हैं हाई कोर्ट का जज यदि वो लेडी जज की तरह है तो कहेगा कि तुम हटो यहां से, हम तुम्हें नहीं देते, हमारी मर्जी है, हमारा देश है, हमारा एयरपोर्ट है। हाँ, यदि तुम कुछ मुआवजा की बात है, कुछ 1-2 लाख रुपए की बात है, लो और चलो, ये भी हो सकता है। जी, पाकिस्तान से चल रही तनातनी के बीच लगता है हमारा तालिबान प्रेम जाग गया है। हमारे विदेश मंत्री ने तालिबान के विदेश मंत्री से बात की है। उससे पहले बताया जा रहा है कि तालिबान का कोई अधिकारी गुपचुप ढंग से दिल्ली भी पहुंचा है। उससे पहले बताया जा रहा है कि हमारे विदेश मंत्री विक्रम मिस्री, जिनको आजकल ट्रोल किया जा रहा था, उनकी बेटी को भी गालियां दी जा रही थी, वो भी पहुंचे थे जो है मिडिल ईस्ट, और वहां पे जाके उन्होंने अफगानी विदेश मंत्री से बात की थी। क्या हम तालिबान के जरिए पाकिस्तान को सबक सिखाने जा रहे हैं? एक तो हमारी बहुत पुरानी कहावत है कि अंतर्राष्ट्रीय मसलों पे, ऐसे साधारण भी, कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, लेकिन ये दुश्मन का दुश्मन जो तालिबान से हमने संबंध खत्म कर दिए हैं, और हमारे लोगों को समझना होगा कि देश के अंदर में हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और वहां पे चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, खासकर तालिबान जो कि एक रहा है शुरू से ही अमेरिका द्वारा बनाया हुआ एक आतंकवादी संगठन, वह तालिबान हो, आईएस के साथ मिला हो या दूसरे रूप में हो, जैसे कि सीरिया का भी जो राष्ट्रपति बना हुआ है। लेकिन फिर भी उस विदेश नीति का हिस्सा बनता है कि हम अफगानिस्तान के ऊपर दबाव डालें, यानी वहां से हम पख्तूनख्वा या दूसरा जो इलाका है वहां पे लड़ रहे हैं और वहां पे बम फटाके कर रहे हैं उसके मदद से। लेकिन अफगानिस्तान का 2-3
वह चाहते हैं कि अफगानिस्तान से जो ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के बॉर्डर से आते हैं, वहां पे कतर बॉर्डर, वहां पे करतार बॉर्डर या जो भी है, उसको खोला जाए, और उसको हमारे तरफ से खोलने की छूट दे दी गई थी, अंततः पाकिस्तान ने भी दिया। और हम्म। कितने सैकड़ों मतलब ट्रक लाइन लगे थे, उसको दे दिया। नंबर टू, अफगानिस्तान का मेडिकल फैसिलिटी ध्वस्त हो चुका है, इसलिए वहां का अपर जो क्लास है, जो भी पैसे वाला थोड़ा सा है, उसके लिए और कहीं जाने का मौका नहीं मिल रहा, वो भारत आना चाहते हैं। भारत का मेडिकल फैसिलिटीज काफी उच्च कोटि का है, खासकर उनके लिए जिनके पास पैसे है, उनके आने दिया जाए। तीसरे, अफगानिस्तान के वो तालिबानी और बहुत सारे जो भारत के जेलों में बंद, उनको फ्री किया जाए। इसलिए उनका, और अब नेचुरली पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालना है। तो इस तरह दोस्त का दोस्त दुश्मन है। और दूसरे, एक और कहावत है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ना कोई परमानेंट दोस्त है, ना कोई परमानेंट दुश्मन है। जी। देखते हैं, 4 बार बंदरगाह से जुड़ा हुआ भी इसमें कुछ घटनाक्रम शामिल हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास कोई समुद्री इलाका नहीं है, 4 बार बंदरगाह ही वो इस्तेमाल कर सकता है। कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ घटनाक्रम जो है उसमें कैसे सामने आएगा। लेकिन अब रुक कर लेते हैं तुलबुल प्रोजेक्ट का। ये क्या है जिसको लेकर उमर अब्दुल्ला और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती आपस में तू मैं कर रहे हैं। तुलमुल उस जगह का नाम है जहां की ये जो इंडस रिवर का है, वहां के ऊपर बराज बनाने का, यानी जो बांध बनाते हैं ना, खोलो और बंद करो जाओ। और वह काफी पहले से बनने की बात हो रही थी, आज से करीब 20-25 वर्ष पहले। लेकिन पाकिस्तान ने उसका विरोध किया था उस समय। पाकिस्तान का कहना था कि जो हमारा संधि हुआ है, इंडस वाटर एग्रीमेंट जो है, उसके तहत में गलत चीज है, इसलिए भारत ने वो बांध बनाना शुरू कर दिया था। और अब जाके जब यह तनातनी चली है, तो अब्दुल्ला जो अभी हमारे कश्मीर के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि हमें फिर से वो बांध बनाना चाहिए। हम्म। और इस पर यह नाराज हो रही है, इनका मतलब सामने सामने अच्छा खासा बहस हो गया। और ये आपकी मोहम्मदा क्या महबूबा मुफ्ती। मुफ्ती, हाँ, महबूबा मुफ्ती कहती कि नहीं, आप क्या बकवास कर रहे थे टाइम में, ये वो है। तो एक दूसरे को के ऊपर झड़प रहे, जनता को दिखाने की बात है। लेकिन यदि वो बराज बनाने से उस पानी का सही इस्तेमाल होता है, तो इसमें कोई खराब बात नहीं है। बिल्कुल। और भारत पाकिस्तान यदि वास्तव में बैठ के मिलकर करे कि इस हम्म। पानी का कैसे इस्तेमाल किया जाए। जो बंद करने की बात हो रही है, पानी इतना ज्यादा है कि वो सब सारा का सारा बहाव वो समुद्र में और कहीं और जगह जा रहा है। वैसे जैसे बांग्लादेश और चीन और हमारे साथ ब्रह्मपुत्र नदी है, यदि हम उसका इस्तेमाल सही ढंग से कर सके, डैम से करके, इरिगेशन जी। करके, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना के, तो क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन हम आपस में लड़े जा रहे हैं, और उसलिए इसलिए भी लड़ रहे हैं जिसका आधार केवल अपने जनता को मूर्ख बनाना है, या टेररिज्म को पैदा करना, एक दूसरे के ऊपर जी। दबाव डालना है, वो गलत चीज। जी। पानीपत के कैथल से, सॉरी, हरियाणा के कैथल से और हरियाणा के पानीपत से 2 पाकिस्तानी एजेंट पकड़े गए। इसके साथ ये खबर ये भी आई कि मुंबई एयरपोर्ट से भी 2 पाकिस्तानी एजेंट पकड़े गए हैं। कुछ ज्यादा एजेंट नहीं पकड़े जा रहे हैं सर आजकल? तो ये भी अधिकांश इसमें जो है, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ यंग हैं, और पता नहीं, मान लेते हैं कि जो डिफेंस एरिया में काम करता है कॉन्ट्रैक्टर, भले ही वो मोची हो, चाय बनाने वाला हो, या कुछ काम करने वाला हो, तो वहां का मोबाइल अब हर के पास होता है, फोटो लेता है। ये लोग दूर दराज में रह के वहां से कैसे ये करते हैं, क्या करते हैं, यह मुझे नहीं पता। इसकी हमने पहले भी बात की थी। जी। और ये जो है सो पंजाब से हैं, और यहाँ पकड़े गए हरियाणा में, मतलब वहां पढ़ाई कर रहे थे ये लोग। और वहां पे संभवतः इन लोग का एक वह मतलब कनेक्शन एक बनाना चाहते हैं, ताकि उसके थ्रू और भी आगे काम किया जाए, इनको फंसाया जाए, ना कि इन लोगों से डायरेक्टली ऐसा कुछ डिफेंस का कुछ सीक्रेट मिल जाए। इनके वीडियो से ज्यादा जो है उनका अपना सैटेलाइट, चीन के सैटेलाइट से मिलेगा, इनको आगे फंसाने के लिए वो अपने काम कर रहे हैं। जी। क्रिस्टीन फियर नाम की कोई महिला एक्सपर्ट हैं, शायद रक्षा विशेषज्ञ हैं, अमेरिका की। उनका बड़ा चर्चा हो रहा है पाकिस्तानी मीडिया में कि साहब देखो, उन्होंने बताया कि हम पाकिस्तान वाले ज्यादा हावी रहे। ये कौन है? ये तथाकथित रूप से वहां अमेरिका की डिफेंस एक्सपर्ट है। तो इन्होंने कई बातें कही है। पाकिस्तान के लिए लोग खुश हो रहे, तो हमारे भी लोग खुश हो सकते हैं। पहला चीज तो ये कहा, और इन्होंने बाय द वे ट्रंप का, जो उन्होंने ट्रंप ने जो बकवास की थी उसका पूरा समर्थन करते हैं। ट्रंप ने कहा था कि ये दोनों देश आपस में लड़ते रहते हैं, मैंने इनको रोका, इनका लड़ाई सैकड़ों वर्ष से चल रहा है, 1500 साल से लड़ रहे हैं। पता नहीं कहां कहां से दिमाग में ऐसा ये कचड़ा और गोबर लाते हैं, पता नहीं। खैर, ये ट्रंप की बहुत बड़ी समर्थक है। नंबर टू कहती है कि यदि
इस लड़ाई के द्वारा भारत चाहता है कि वह ऑक्युपाइड कश्मीर को छुड़ा ले, तो बेवकूफी वाली बात है। वह फुल फ्लेज लड़ाई होगी। लड़ाई में निश्चित रूप से पाकिस्तान हारेगा, क्योंकि भारत की शक्ति बहुत ज्यादा है, वो चीन के बदौलत केवल नहीं रह सकता है। वह यह भी कहते हैं कि इस लड़ाई में इसके बावजूद कि पाकिस्तान के ऊपर मारा गया, भारत का भी काफी नुकसान हुआ है, और चीन की जो भी मतलब आर्म्स एम्युनिशंस है उसका असर देखा गया है कि भारत के हवाई जहाज वगैरह पर कैसे ठोका है। कोई चूंकि कंफर्मेशन नहीं, मैं इसलिए उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। अंततः यह कहते हैं कि दोनों देश नहीं मानते हैं और उस हद तक लड़ते हैं जहां पाकिस्तान नेस्ता नाबूद हो रहा है और पाकिस्तान को सबक नहीं बल्कि पूरा हराने के लिए करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास जो एटम बॉम्ब है लेके उसको देखता रहेगा? वह भी मारेगा, वैसी हालत में भारत भी मारेगा। और केवल भारत पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे एशिया में, वह एशियाई तक लिमिटेड करती है, उसमें आएगा तो चीन भी घुसेगा, तब तो पूरा विश्व आ जाएगा। वह मेरा खैर ऑब्जर्वेशन है, वो चीज होगा। तो यह दोनों के लिए धमकियां हैं, दोनों के लिए खुश होने की बात है, और उसका कुछ नहीं। ये बातें तो हम भी करते आ रहे हैं, हम लोग बिना उतना एक्सपर्ट होते हुए हम लोग ये बातें करते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं जी। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत बारीकी से आपने तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।